Hello public, today I wanna ask you a very serious question. क्या एक पॉलिटिकल फैमिली किसी देश की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है? क्या एक पॉलिटिकल फैमिली किसी देश को कर्ज में डुबो सकती है? क्या नेपोटिज्म किसी देश की पॉपुलेशन को रातों रात बर्बाद कर सकती है? राइस फॉर मोर देन 500 रुपी पर केजी, मिल्क पाउडर फॉर 800 रुपीज, शुगर फॉर नियरली 300 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी कट्स टू सेव फ्यूल, low foreign reserve and unpredicted economic crisis. The situation is so bad that the army has been sent to manage the anger of population. नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे बैन लगा दिया गया है। पूरे आइलैंड पे कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया जा चुका है और इससे पहले लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। पूरे देश में एक सख्त शॉर्टेज चल रही है फ्यूल की और खाने की। पूरा देश एक हाईएस्ट इन्फ्लेमेशन का शिकार है। लोग बहुत ही गुस्से में हैं और श्रीलंका एक भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो क्या कारण है इसके पीछे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं। वहाँ इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस के गोलों से हुआ। Give it to people who actually can do something, okay, and just leave the country because this is enough. श्रीलंका, जिसे वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया की बेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर किया था, वो आज बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और इसका जिम्मेदार बस एक करप्ट फैमिली और उसके द्वारा लिए गए अनेकों गलत डिसीजंस है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक करप्ट फैमिली पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर सकती है और भारत को इस श्रीलंका से क्या सीख लेनी चाहिए। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। रीजन नंबर 1, करप्शन। बात हो रही है श्रीलंका क्राइसिस की बिगेस्ट रीजन राजापक्सा फैमिली की। इनकी 1-2 नहीं बल्कि 9 फैमिली मेंबर्स सरकार चला रही है। श्रीलंका की टोटल बजट में से 75% पैसा इन्हीं के अंदर आता है। महिंदा राजापक्सा 2005 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके द्वारा श्रीलंका ने चाइना से बहुत सारी फंडिंग उठाई, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट, लोटस टावर इन कोलंबो। इसके लिए राजापक्सा ने बहुत पैसे भी खाए हैं। आज गोटाबाया राजापक्सा श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। इन्होंने खुद प्रेसिडेंट बनते ही अपने बड़े भाई महिंदा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और इन्हीं महिंदा के बेटे नमल श्रीलंका के यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इन्हें पहले कई बार अरेस्ट किया जा चुका है। जमल राजापक्सा इरिगेशन मिनिस्टर है और इन्हीं के बेटे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मिनिस्टर है। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इन्हीं के एक और भाई बासिल राजापक्सा को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए इस फैमिली में श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंजिंग कर दिया और जिसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया उसे लोग मिस्टर 10% के नाम से जानते हैं। 10% इसलिए बिकॉज जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए जाते हैं उसका 10% कमीशन ये खा जाते हैं। बट फैमिली के ढेर सारे मेंबर पॉलिटिक्स में हो तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो काफी कॉमन सी बात है इंडिया, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश के लोगों के लिए। प्रॉब्लम क्रिएट्स तब होती है जब करप्शन छुपाने के लिए पावर का गलत इस्तेमाल होने लगे और सेम यही काम इस फैमिली ने भी किया और अपने साथ पूरे देश को ले डूबा। एक इंसान और एक फैमिली के पास इतनी ज्यादा पावर होना किसी भी देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। रीजन नंबर 2, ऑर्गेनिक फार्मिंग। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा, जिन्होंने 2019 के इलेक्शन में लोगों से ये बोलकर वोट लिया था कि अगले 10 सालों में ये एग्रीकल्चर को टोटली ऑर्गेनिक में शिफ्ट कर देंगे, फिर अचानक से एक ऐसा डिसीजन लिया कि इन्होंने रातों रात पूरे देश की सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे बैन लगा दिया। अगर सही में देश में बदलाव लाना हो तो वो धीरे धीरे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आता है, ना कि यूं रातों रात एक बोल्ड डिसीजन ले लेने से। अब ऑर्गेनिक खाने के साथ बात यह है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ज्यादा सस्टेनेबल भी होता है। लेकिन जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है शॉर्ट टर्म में तो 20 से 30% कम प्रोडक्शन होता है क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जा रहा। तो एग्जैक्टली यही देखने को मिला श्रीलंका में, जहां चावल की खेती पर्याप्त मात्रा में होती थी कि सरकार को चावल को बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट इस फैसले
फैसले के बाद अगले 6 महीने के अंदर अंदर सरकार को 450 मिलियन स्पेंड करने पड़े चावल को बाहर के देशों से इंपोर्ट करने के लिए। टी को भी काफी मात्रा में उगाया जाता था। सरकार के लिए फॉरेन करेंसी का एक बहुत बड़ा सोर्स था टी को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना, बट इस फैसले के बाद टी क्रॉप भी पूरी तरह से तबाह हो गई। रीजन नंबर 3, टूरिज्म सेक्टर। साल 2018 तक श्रीलंका टॉप मोस्ट टूरिज्म स्पॉट के तौर पे जाना जाता था, जहां लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते थे। श्रीलंका के टोटल इकोनॉमी का 10% हिस्सा वही टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंडेंट था। फिर साल 2019 में श्रीलंका में मल्टीपल बॉम्ब धमाके हुए, जिसे ईस्टर्न बॉम्बिंग के नाम से जाना जाता है। इस बॉम्ब धमाके ने पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। फिर साल 2020 आया और अपने साथ कोरोना लाया, और जो भी थोड़ी मोड़ी टूरिज्म सेक्टर बची थी उसे लॉकडाउन ने कंप्लीटली तबाह कर दिया। और इन्हीं सब मुख्य कारणों की वजह से आज श्रीलंका का दिवालिया हो चुका है और श्रीलंकन रुपीज की वैल्यू तेजी से नीचे गिर रही है। पिछले साल यानी 2021 में $1 इज इक्वल टू 198 श्रीलंकन रुपीज थी, और आज के डेट में $1 इज इक्वल टू 325 श्रीलंकन रुपीज तक पहुंच चुकी है। और क्योंकि इनकी करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरती जा रही है, तो ये जो भी सामान बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं वो और भी महंगा होते जा रहा है, जिस कारण इन्फ्लेमेशन तेजी से बढ़ती जा रही है। और अभी हाल यह है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर इस्तीफा देकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुके हैं, जिस कारण लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है और लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस क्राइसिस से इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो किसी भी देश का दिवालिया होना न सिर्फ उस देश के लिए खतरनाक है, बल्कि उसके पड़ोसी देशों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। अब बात सिंपल सी है, इंडिया इज द नेबर कंट्री ऑफ श्रीलंका। तो जब श्रीलंका में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो वहां से लोग चोरी छुप के बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आएंगे, और जिस कारण इंडिया में रिफ्यूजी की संख्या बढ़ेगी, और जब रिफ्यूजी की संख्या इंडिया में बढ़ेगी तो इस कारण इंडिया का इकोसिस्टम भी इफेक्ट करेगा। सो इन द एंड मैं बस यही होप करूंगा कि श्रीलंका की हालात जल्द से जल्द सुधरे, और जो भी क्रेडिट लाइन श्रीलंका को दी जा रही है उसकी मदद से श्रीलंका जल्दी से जल्दी रिकवरी करे और अपनी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर ला पाए।